A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome here. आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। अगर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका रिप्लाई चाहते हैं तो। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ को भी देखना तो उसका लिंक भी यहीं आपको मिलेगा। अगर आप मेरी दूसरी सीरीज़ जिसमें साइंस एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रहा है वो भी देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, इस चैप्टर ये कॉन्टिन्यूशन चैप्टर है। हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो अब तक जो है हमने, जैसा कि मैं आपको हर चैप्टर में एक रिकैप देती हूँ, तो अब तक जो है हमने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ लिया है। तो अब तक हम जान चुके हैं कि जो एंशिएंट पीरियड है जिसको हम स्टार्ट करते हैं वो 2 लाख से 5 लाख साल पहले से शुरुआत होती है उसकी, और 10,000 साल तक जो है पेलियोलिथिक एज होती है। 10,000 साल से लेके 8,000 साल तक मीजोलिथिक, और 8,000 साल से लेके 3,500 साल बीसी तक जो है वो होती है नियोलिथिक एज। और उसके बाद शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आते आते जो है ह्यूमन बींग्स ज़्यादा सिविलाइज हो चुके थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन होता है और आर्यंस आते हैं हमारे कंट्री में। हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आर्यंस का इन्वेजन होता है। जो आर्यंस जब आते हैं तो वो 1500 से 1700 बीसी का टाइम पीरियड था। फिर हमने जो आर्यन वाली जो टाइम पीरियड है उसको हमने वैदिक एज का नाम दिया, क्योंकि आर्यंस ने वेदों की रचना की। जब आर्यंस हमारे कंट्री में आए तो उन्होंने वेद लिखे। तो 4 तरीके के वेदों के बारे में हमने बात किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। ये 4 तरीके के हमने वेदों के बारे में बात किया था। तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। वो था अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में अभी तक हमने जानने की कोशिश की है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात किया था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो अर्ली वैदिक जो पीरियड था वो था 1500 से लेके 1000 बीसी तक। और लेटर वैदिक जो पीरियड था ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेटर वैदिक पीरियड जो है वो है 1000 से 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड। तो उससे पहले वाले को हमने अर्ली वैदिक पीरियड कहा था। 1000 से 600 बीसी तक वाले टाइम पीरियड को हमने लेटर वैदिक पीरियड कहा। तो जो लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस था? जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसको हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, ऋग्वेद लिखा गया था। जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था, जब सबसे पहले जो है ऋग्वेद जो है सिर्फ उसको सुना जाता था, रिसाइट किया जाता था। बहुत सेंचुरीज के बाद उसको पेन डाउन किया गया, उसे लिखा गया। तो अर्ली वैदिक जो पीरियड है दैट इज ऋग्वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक जो पीरियड है उसके अंदर 3 और वेद लिखे गए। हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में सारी चीज़ें देखी थी कि भाई उस टाइम पे क्या था। उस टाइम सती प्रथा नहीं थी, उसमें टाइम चाइल्ड मैरिज नहीं थी। वुमेन जो थी उसको सेम स्टेटस अवेलेबल था जैसा कि मेन को अवेलेबल है। इस टाइप की चीज़ें हमने बात किया। उस टाइम पे भी क्या हो रहा था, बहुत सारे यज्ञ करना प्रेफर किया जा रहा था। तो अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में दोनों में डिफरेंस क्या है। हम देखेंगे धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत होते होते हमारे जो समाज है उसके अंदर सामाजिक कुरीतियाँ भी जन्म लेने लगी थी। जो इतनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कास्टिज्म का प्रॉब्लम हो, वर्ण व्यवस्था हो, जो फीमेल है उसको सप्रेस किया जाना हो, ये सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत जो है लेटर वैदिक पीरियड आते आते शुरुआत हो चुकी थी। तो आप इसमें देखेंगे दोनों चैप्टर्स में आपको स्टार्क डिफरेंस नज़र आएगा। ये सारी बातें चैप्टर शुरू करने से पहले मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपके माइंड में एक ब्रॉड स्केलेटल फ्रेमवर्क रहे कि हमें इस लाइन्स पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। अगेन मैं फिर से यही कहूँगी, क्योंकि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है तो इसमें हम सिर्फ वही बातें पढ़ रहे हैं जो 6 क्लास की एनसीईआरटी में दी गई हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम क्लासेस में 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम हिस्ट्री को उसी तरीके से और एडवांस फॉर्म में पढ़ते जाएंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। जो लेटर वैदिक पीरियड है मैंने आपको बताया लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत कब से होती है। लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से लेके 600 बीसी तक का जो पीरियड है उसको हमने कहा लेटर वैदिक पीरियड। तो इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में जो आर्यंस थे, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था आर्यंस जो थे वो नॉर्थ वेस्ट जो पोर्शन है इंडिया का वहाँ से आए थे। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, अगर हम ये वाले पोर्शन की बात करें तो इस वाले पोर्शन से इंडिया में
जो आर्यंस थे उन्होंने एंटर किया था। तो जब इंडिया में आर्यंस एंटर कर जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ से एंटर करते हैं, तो कौन सी जगह पे सेटल होंगे? पहले जो सबसे पहले जो आएगी ज्योग्राफिकली उसी जगह पर सेटल होना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले जो वो इंडस वैली सिविलाइज सप्त सिंधु जो रीजन था उसको बोला गया, वहाँ पे आर्यंस ने अपना निवास स्थान को बना लिया। जब तक लेटर और वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है 1000 BC ऑनवर्ड्स, तब जो है ये लोग जो है मूव कर गए थे कहाँ पर? गंजे की गंगा की जो ये वैली है गैंजेस, उसकी पूरे जो उसका जो एरिया है पूरा, वहाँ पे आर्यंस अब तक मूव कर चुके थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, लेटर वैदिक एंड अर्ली वैदिक पीरियड का ये डिफरेंस है। पहले वहीं पे सेटल थे इंडस के पास में, अब जो है गंगा की पूरी वैली में भी ये आ गए हैं। तो अब क्या बात होती है? बात ये होती है कि आर्यंस जो है वो ईस्ट साइड में मूव कर रहे हैं। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। तो इस जो मूवमेंट को कहा गया शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, रेफर टू एज शतपथ ब्राह्मण। इस जगह पे शतपथ जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणस क्या होता है? ब्राह्मणस भी टेक्स्ट बुक है, तो उधर से आपको मिलेगा कि जो मूवमेंट है आर्यंस का, जो मूवमेंट है फ्रॉम द इंडस वाले रीजन से गंगा वाले रीजन की तरफ, ईस्टर्न रीजन की तरफ, तो उसका मेंशन है इस बुक में भी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है ड्यूरिंग दिस पीरियड इज द ग्रोथ ऑफ लार्जर किंगडम्स। अब क्या हो रहा था? अब आप ये समझिए लार्जर किंगडम्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमने और डेवलपमेंट स्टेजेस स्टार्ट कर दिए हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब आयरन का इन्वेंशन हो चुका है, हमें लोहा का इन्वेंशन भी हो चुका है। लोहे के इन्वेंशन से क्या हो रहा है? एडवेंट ऑफ आयरन। देखिए लोहे के इन्वेंशन होने से क्या हुआ? लोहे का इन्वेंशन होने से ये हुआ कि अब जो है हमारे पास बेटर तरीके के टूल्स अवेलेबल थे, हम जो है बेटर तरीके के औजार बना सकते हैं, पेड़ों को काट सकते हैं, तो ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गई। तो इस पीरियड में क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गई तो लार्जर किंगडम्स बनना शुरू हो गई। आपको किंगडम का स्ट्रक्चर कैसे पता रहेगा? जो जना था फैमिली के बाद विलेज बनता है, फैमिली के बाद विलेज खूब सारे मिलके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, और वो बहुत सारे बड़े बड़े यूनिट्स मिलके एक ट्राइब का फॉर्मेशन करते थे। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको याद है। तो अब तक क्या हुआ? अब जो है आयरन का इन्वेंशन हम कर चुके हैं। आयरन के इन्वेंशन ने बहुत सारी एडवांटेज दी, इसकी वजह से लार्जर किंगडम्स बनना शुरू हो गई। ये कौन सा टाइम पीरियड है? 1000 से लेके 600 BC तक के टाइम पीरियड में हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये जो पीरियड है इसकी एक खास बात और थी, इन्वेंशन ऑफ PGW। PG का W का मतलब क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर जो पॉटरी है उसका शुरुआत होती है इस टाइम पीरियड से। कौन से टाइम पीरियड से शुरुआत होती है? लेटर वैदिक पीरियड से शुरुआत होती है पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी का। उससे पहले आपको रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिल रहा है, लेकिन पेंटेड ग्रे कलर का पॉटरी नहीं मिलेगा। ग्रे कलर का पॉटरी जो सबसे पहले मिला वो लेटर वैदिक पीरियड से शुरुआत उसकी होती है। उसके बाउल्स मिले, डिशेस मिले। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है, मैंने बताया आपको, ये तीनों वेदों की कॉम्पोजिशन जो है लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। और कोई चीज़ें भी बनी थी जैसे कि संहिता, ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद, ये सारे के सारों को भी कंपोज उस टाइम पे किया गया। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणास क्या होते हैं, तो ब्राह्मणास जो होते हैं दे आर द ट्रीटीज। ये ट्रीटीज होती हैं रिलेटेड टू प्रेयर एंड सैक्रिफाइजल सेरेमनी। जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो हम प्रेयर कर रहे हैं, उसके लिए जो ट्रीटीज है वो लिखी गई थी किसमें? ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जो है वो ट्रीटीज है। इसके अंदर क्या होता था? इट कंटेन प्रोज कमेंट्रीज ऑफ ऑल 4 वेदास। ये 18 है टोटल ब्राह्मणास। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें ब्राह्मणास क्या होते हैं, वो कितने नंबर में है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्राह्मणास जो है वो किस तरीके से वेदों से अलग हैं। ये वेदों की ही कमेंट्रीज हैं, वेदों में से ही निकली है। वो प्रेयर्स और सेरेमनीज जो कि उससे रिलेटेड जो है ट्रीटीज जो है उसके अंदर मेंशन है। 18 नंबर में फुल ऑफ रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला, बहुत सारे रिचुअल्स इसमें लिखे हुए हैं। एक्सप्लेन सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। तो जो भी रिचुअल्स जो फॉलो करने हैं उसके इम्पॉर्टेंस जो है सारी की सारी उसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। किसके अंदर? ब्राह्मणास के अंदर। उपनिषद क्या होते हैं फिर? उपनिषद जो है वो फिलॉसफिकल टेक्स्ट है। उपनिषद जहाँ पे भी आएगा वर्ड तो आप समझ लीजिए वो फिलॉसफी से रिलेटेड जो टेक्स्ट होगा वो होगा उपनिषद। उस जो भी कोई चीज़ है, रिचुअल है, कोई भी चीज़ प्रेयर है, उसकी जो फिलॉसफी है उसके बिहाइंड वो उपनिषद में मेंशन की गई थी। डीलिंग विद कौन कौन से टॉपिक्स से डील कर रहा था? सोल से डील कर रहा है,
ऑरिजिन ऑफ द वर्ल्ड से डील कर रहा है, मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर, उससे वो सारी चीज़ों पर डील करते हैं, वो थे उपनिषद। आर्यंकास क्या थे? आर्यंकास जो थी, आर्यंका का मतलब ही होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट बुक जो थी उसको बोला गया आर्यंकास। एंड दे डील विद द मिस्टिसिज्म, राइट्स, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। जो फॉरेस्ट बुक थी उनको आर्यंकास कहा गया। वो मिस्टिज्म में डील कर रही है, राइट्स, रिचुअल्स जो है उसके अंदर डील कर रही हैं। दे वर कंपोज्ड इन फॉरेस्ट, इसलिए उनको आर्यंकास कहा गया। डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ सन्यासी। बेसिकली जो सन्यासीज थे, जो जंगल में रहते थे, उनके लाइफस्टाइल को ये डिस्क्राइब करती थी आर्यंकास। जो संहितास थी वो थे वैदिक हाइम्स एंड मंत्रास। महाभारत और रामायण क्या है? महाभारत और रामायण जो थे, द ऑथर ऑफ रामायण वाल्मीकि है, महाभारत के वेद व्यास हैं। तो ये हमारे क्या है, ये एपिक स्टोरीज हैं हमारी। तो ये मैप मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। अब तक क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में होता क्या है, इंडस वैली को छोड़ के नहीं, इंडस वैली के साथ साथ गंगा की वैली में भी ये आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ब्राह्मणास क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, आर्यंकास क्या होते हैं, ये सारे आपको पता रहने चाहिए, आपको इसको रटना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। उस टाइम की जो पॉलिटिकल लाइफ थी, लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल लाइफ, अब क्या हो चुका है देखो। अर्ली वैदिक में क्या था, छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे। स्टार्टिंग में 4 इंपॉर्टेंट किंगडम से हमने बात किया था, उसमें से भारता जो था सबसे वॉरियर रहा था, और उसके बाद क्या हुआ था, बाकी सारे लोगों से उसकी लड़ाई हुई थी, तो उसने पुरुष के साथ लड़ाई करके जो सबसे मेजर उनका अपोनेंट था उसको अपने साथ मिला लिया था। ये सारी स्टोरी हमने पहले पढ़ा था। अब क्या हो रहा है देखिए, इस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में हो रहा है, लार्जर किंगडम्स फॉर्म हो गई हैं। मैनी जनास एंड ट्राइब्स आर अमलगमेटेड टू फॉर्म जनपदास और राष्ट्रास, मतलब जनपद बन गए हैं। अब बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो सारे आपस में मिल के उन्होंने जनपद या राष्ट्र का निर्माण कर दिया, बड़े बड़े उन्होंने जनपद बना लिए। तो जो रॉयल पावर थी वो इंक्रीज हो गई अलॉन्ग विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ किंगडम। किंगडम का साइज बहुत बड़ा हो गया, एक एक जो किंगडम थी उसका साइज बहुत बहुत बड़ा होने लग गया। उसी की वजह से उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। जो किंग थे वो क्या परफॉर्म कर रहे थे, वो अलग अलग तरीके के रिचुअल्स और सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। मतलब जो जितना बड़ा यज्ञ करेगा उसको वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करता था। जैसे अभी आप कितनी बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं, उसी टाइप से होता था, आप कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस, कितना बड़ा उसमें आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया जाता था। राज, सूया, अश्वमेधा, वाजपेय, ये सारे यज्ञ के टाइप्स हैं, उस तरीके के यज्ञ जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। तो किंग जो थे वो एज्यूम करते थे राजवंशी, राज विश्व वजना, अहिला भुवनापति, ओके कट इट, अहिला भुवना कट दिस प्रोनाउंसिएशन पार्ट। जो किंग होते थे उस टाइम के, वो अलग अलग ये जो सारे टाइटल्स हैं ये सारे उनको मिला करते थे। अहिला भुवनपति मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, एक रथ, सम्राट, सोल रूलर, इस तरीके के टाइटल्स दिए जाते थे। मतलब आप ये समझ लीजिए बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते थे, ये दिखाने के लिए इंपॉर्टेंस, उस राजा की क्या इंपॉर्टेंस है। जिसके पास जितना बड़ा साम्राज्य उसको उतना बड़ा टाइटल दे दिया जाता था। ये जो चार्ट है इसमें आप पढ़ सकते हैं, कुछ सैक्रिफाइस के टाइप है, जैसे कि लघु यज्ञ की बात हो रही है, वो सिंपल सैक्रिफाइस है। महायज्ञ की बात हो रही है तो महायज्ञ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होगा, दैट कुड बी अंडरटेकन बाय एरिस्टोक्रेटिक एंड वेल्दी मैन। मतलब ये लघु यज्ञ जो है वो कोई भी कर सकता है हाउस होल्ड, लेकिन महायज्ञ जो होगा वो राजा लोग करेंगे। राजसूया यज्ञ क्या होता है, ये रॉयल टाइप का यज्ञ था इसका। इसमें टाइम पीरियड भी लिखा होगा, कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए वो स्ट्रेंथ देता है। वाजपेय यज्ञ जो है पूरा 1 साल के लिए आपको क्या बोलेंगे, वो स्ट्रेंथ देगा। अश्वमेधा यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस, जो 3 दिन के लिए लास्ट करता था। अग्निष्टोमा यज्ञ, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल। तो ये अलग अलग टाइप के कुछ यज्ञ के टाइप्स दिखाए गए हैं, जो कि कहाँ पे मेंशन है, ये सारे के सारे वेदों में मेंशन है। तो कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। फिर हमने बात किया था कि जो बड़े बड़े जो ट्राइब्स थे, जो उस टाइम में लेटर वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ट्राइब्स जो थे, ट्राइब्स की कॉम्पोजिशन क्या है, कुला, जना, वो सारा आप देख लेना। जनपद बना दिया उन्होंने, ट्राइब्स बहुत सारे मिल के उन्होंने जनपद की फॉर्मेशन कर दी थी। तो जनपद क्या होते थे, उनका एरिया बहुत ज़्यादा होगा। अब एरिया बहुत ज़्यादा होगा अगर उस किंगडम के अंडर में, तो उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो जो राजा होता था वो बड़े बड़े सेक्रीफाइस करता था, उसको बोला जाता था रिकॉग्नाइज एज राजा ऑफ जनपद रादर देन जनास।
जो जनपद है लिटरली उसका मतलब क्या होता है, लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। जनपद मतलब जन मीन्स जो भी जन, जो मतलब दैट पर्सन, एंड पद मीन्स फुट, तो जो वो उस जगह पे जहाँ अपना कदम रखेगा तो उसको जनपद बोला जाता था। आर्कियोलॉजी में अगर हम एक्सकेवेट करते हैं तो हमें कुछ जनपद मिलेंगे, सेटलमेंट इन जनपद, जैसे कि पुराना किला में दिल्ली में, हस्तिनापुर इन मेरठ, और अतराजी खेरा जो है ईटा के पास उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आपको सारे जनपद मिलेंगे पुराने टाइम के। फिर हुआ जनपद के बाद शुरुआत होती है महाजनपद की। अब आप समझ लीजिए ट्राइब्स होते थे पहले, उसके बाद जनपद की फॉर्मेशन होती है। अब जनपद के बाद भी उन्होंने कहा कि हम और बड़े हो गए हैं, तो फिर शुरुआत होती है महाजनपद की। तो ये जो टाइम पीरियड था लेटर वैदिक पीरियड, उसके बाद में आप देखेंगे महाजनपद आपको मिलेंगे। वैशाली मिलेगा, है ना, पाटलिपुत्र उसका कैपिटल मिलेगा। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के महाजनपद मिलेंगे। सम जनपदास बिकेम मोर देन अदर्स, तो उनको हमने महाजनपद बोला। बाकी के जनपद थे, कुछ जो है महाजनपद बन गए थे, वो और भी ज़्यादा पावरफुल थे। तो जो महाजनपद थे उनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी और उसमें फोर्टिफाइड होती थी वो, मतलब किला बनाया जाता था, किलाबंदी होती थी। बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी, लकड़ी की, मिट्टी की, स्टोन की, वो बना दिए जाते थे। किस लिए बनाए जाते थे? प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को अपने शत्रु से, एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े किले बनाए जाते थे। तो जो फोर्ट्स थे वो क्या दे रहे थे? सेफ्टी दे रहे थे फॉरेन अटैक से। किससे? फॉरेन अटैक, कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे। और क्या होता था? बड़ा बड़ा किला जो होता था वो वेल्थ और पावर का भी स्ट्रक्चर मतलब डिपिक्ट करता था कि कितने पावरफुल राजा है उसका, जितना पावरफुल राजा उसका उतना सुंदर, उतना बड़ा किला। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे जितना बड़ा आप यज्ञ करोगे वो भी आपको शो करेगा कि आप कितने बड़े राजा हो। सिमिलरली आपका जितना बड़ा किला होगा वो शो करेगा आप कितने बड़े राजा हो। तो जो फोर्ट रिक्वायर थे उसके अंदर बहुत सारी प्लानिंग और लेबर लगा करती थी, इसीलिए जितना बड़ा फोर्ट होगा उतना महान राजा माना जाता था। अगर हम इस टाइम पीरियड में देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट जनपदा को अगर हम देखते हैं, महाजनपदा एंड सिटीज़, तो आप देखेंगे इस तरफ क्या था, देखिए गंधार, उसकी कैपिटल तक्षशिला थी। इस तरफ क्या क्या है? इस तरफ है, ये देखिए पंचाला, हस्तिनापुर उसकी कैपिटल है, कोशाला, वैशाली, मगध, अवंती, ये सारे के सारे महाजनपद थे कुछ। गंधारा, पंचाला, कोशाला, अवंती, मगधा, अंगा, वाजी, ये सारे कुछ महाजनपद के नाम दिए गए हैं। ये बड़े बड़े महाजनपद थे उस टाइम पे जो एग्जिस्ट कर रहे थे। ये कुछ नाम है, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको ये अपने आप से याद रहेंगे। अगर हम फोर्ट्स की बात करते हैं तो कौशाम्बी में हमको, कौशाम्बी जो है कैपिटल ऑफ वत्सा थी। देखिए कहाँ है कौशाम्बी, ये देखिए यहाँ पर कौशाम्बी जो थी, वत्सा जो थे उनकी कैपिटल थी, और इसके अंदर फोर्टिफाइड वॉल्स मिली हैं। अचियात्रा जो है कैपिटल ऑफ पंचाला था, वॉज ह्यूज फोर्टिफाइड सिटी। उज्जैन जो था वो भी, उज्जैन बैंक ऑफ द शिप्रा रिवर के ऊपर है, ये इसका कैपिटल था, वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती। द सेटलमेंट वॉज सराउंडेड बाय एन इम्पोजिंग मड फोर्टिफिकेशन वॉल एज वेल एज मोट। यहाँ पे जो है ना, ये सारी जो जगह हैं, कौशाम्बी, उज्जैन, अचियात्रा जो है, ये सारी जगहों पे हमें क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पे फोर्ट मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे किले मिल रहे हैं, हमें किलों के यहाँ पे एविडेंस मिल रहे हैं। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक पीरियड में हमने बात किया कि जनपद को छोड़ के अब महाजनपद की फॉर्मेशन होने लगी थी, महाजनपद बनने लगे थे, तो इन्होंने अपना किले भी बनाना शुरू कर दिए थे। तो किले के एग्जाम्पल हमको यहाँ पर मिले हैं। अगर हम उस टाइम पे मिलिट्री की बात करें तो देखिए, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस टाइम पे फुल फ्लेज्ड मिलिट्री नहीं रखी जाती थी, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें क्या हुआ कि राजाओं ने अपनी फुल फ्लेज्ड आर्मी को रखना शुरू कर दिया। सोल्जर्स जो थे उनको पैसे दिए जाते थे, सैलरी दी जाती थी, और किंग जो है उनको मेंटेन करता था। और सम पेमेंट वाज प्रोबेबली मेड इन पंचमार्क कॉइन्स, कुछ जो पेमेंट है पंचमार्क कॉइन्स के रूप में भी की जाती थी, बाकी जो थी बार्टर में भी की जाती थी। तो मतलब उनकी सैलरी उनको मिला करती थी, मिलिट्री रखी जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, राजा होता था और उसकी एक कैबिनेट होती थी, मतलब उसको एडवाइस करने के लिए। अब क्या होने लग गया, लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स आने लग गए, मतलब एक बहुत बड़ी कैबिनेट अब होने लगी। वर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग पुरोहित, सेनानी और ग्रामनी होता था उस टाइम पे एडवाइस करने के लिए। अब क्या हुआ, अब पूरा अलग से एक ट्रेजरी ऑफिस होगा, टैक्स कलेक्शन, रॉयल मैसेंजर होगा, सारे के सारी चीज़ें जो है एक फुल फ्लेज्ड सिस्टम अब डेवलप होने लगा था। तो जो कलेक्शन था टैक्स का
and tribute became common and responsibility for the same laid with the officer called संग्रहित्री। संग्रहित्री जो है मतलब संग्रहित करके रखेगा, जो संग्रहित्री जो है वो क्या करता था, उसका काम होता था टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स ट्रिब्यूट ये सब जितनी भी राजा के पास जो आती थी कलेक्शन, उसको कलेक्ट करो प्रॉपर तरीके से। तो अलग अलग तरीके के ऑफिशियल्स आने लग गए, टैक्स कलेक्ट करेगा कोई, कोई जो है बाहर वॉयज पे जाएगा, कोई ट्रेजरी ऑफिस का रिकॉर्ड रखेगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से एक बहुत बड़ी कैबिनेट अब बनने लग गई थी। जो लोअर लेवल था उस पर क्या होता था, विलेज लेवल पे विलेज असेंबली हुआ करती थी जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा करती थी विलेज लेवल पे। इंपॉर्टेंट ऑफ समिति एंड सभा हैज़ डिमिनिश। अभी उस टाइम पे समिति और सभा हुआ करती थी। सभा जो थी वो क्या थी, मैंने बताया था राज्यसभा की तरह अपर हाउस होता था की तरह होता था, और समिति जो थी नॉर्मल लोगों की असेंबली थी। तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है अब कम होने लगी, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अब आ गया था पिक्चर में, जो सेंटर लेवल पे भी काम कर रहा था और नीचे लेवल पे विलेज लेवल पे विलेज असेंबली के फॉर्म में भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम कर रहा था। टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है वो क्रॉप के ऊपर भी लगाया जाता था। टैक्स मतलब हर चीज़ के ऊपर अब टैक्स लगना शुरू हो गया था। टैक्स जो है क्रॉप के ऊपर लगाया जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1/6 ऑफ द क्रॉप जो है उसको टैक्स में देना होता था। इसको क्या बोला जाता था, इसको भाग बोला जाता था, भागा। दिस वॉज नोन एज भागा। 1/6 जितना होता था, जो भी फसल उगेगी उसका 1/6 जो है वो टैक्स में देना होता था। इस 1/6 को भागा बोला जाएगा। और टैक्स जो होता क्राफ्ट पर्सन के ऊपर भी लगेगा। क्राफ्ट पर्सन जो है इन फॉर्म ऑफ लेबर टैक्स देगा, हर्डर्स जो है इन फॉर्म ऑफ अपना एनिमल देंगे। मतलब जो भी इंसान जो भी काम कर रहा था उस टाइम पे, चाहे वो क्राफ्ट पर्सन हो तो क्राफ्ट पर्सन क्या करेगा, राजा के यहाँ पर जाएगा और एक दिन का लेबर राजा के यहाँ पे देगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई शीप रियरिंग कर रहा है तो वो शीप जो है या ऊन जो है उसकी वो राजा को देगा। इसी तरीके से कोई और व्यापारी है तो जो भी वो चीज़ बॉट एंड सोल्ड करेगा वो थ्रू ट्रेड वो उसको देगा। हंटर गैदरर्स जो थे वो जो जंगल में जो भी प्रोड्यूस होता था उसका एक पार्ट जो है राजा को लाके देते थे। तो मतलब क्या था, इस टाइम पर आते आते लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है, फुल फ्लेजेड टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश होने लगा था। टैक्स जो है अलग अलग जो तरीके के लोग हैं अलग अलग फॉर्म में टैक्स को पे करते थे, क्योंकि अभी करेंसी उतनी अच्छी तरीके से प्रेवलेंट नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो चीज़ें बनाते थे वो उस चीज़ में अपना टैक्स पे करते थे। अब जो है एक अलग गोत्रा सिस्टम जो है उसका शुरुआत होती है लेटर वैदिक पीरियड से। मैंने आपको बोला सोसाइटी की जितनी बुराइयां थी उनकी शुरुआत हो रही है। तो अब गोत्र सिस्टम जो है एक सोसाइटी की अगेन एक बुराई जो कि आपको वर्ण व्यवस्था में बांटती है, वो शुरुआत होती है यहाँ से। तो गोत्रा से मतलब क्या होता था, गोत्रा से मतलब होता था कि भाई कॉमन एंसेस्टर के तरीके से उसको बोला जाता था कि भाई इस गोत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके कॉमन एंसेस्टर है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा जो है लेटर वैदिक पीरियड में आता है। गोत्रा जो आपको बताता है कि आपका जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन है। गोत्रा जो था वो एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल टाइज जो थी उसको वाइडन करने के लिए बनाया गया था। न्यू रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं। पीपल जो है उन्होंने प्रैक्टिस गोत्रा बिगिन टू प्रैक्टिस गोत्रा एक्सोगैमी। इन अदर वर्ड्स मैरिज जो होती थी बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू सेम गोत्रा वॉज प्रोहिबिटेड। अब देखिए, पहले उन्होंने गोत्र बनाया। गोत्र आपको ये बता रहा है कि आपकी जो कॉमन जो है लिनिएज है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम है। अब उसके बाद क्या शुरुआत होती है, गोत्रा एक्सोगैमी। उसका मतलब है कि सेम गोत्र में जो मैरिज है वो प्रोहिबिटेड है। आपकी जो मैरिज है वो किसी डिफरेंट गोत्र में होनी चाहिए। यहाँ तक सही था, लेकिन उसके बाद क्या शुरुआत होती है, उसके बाद वर्ण व्यवस्था की भी शुरुआत होती है, विच इज़ द ईविल ऑफ द सोसाइटी। उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो लोग कैसे कर रहते थे, कॉमन लोगों की बात करते हैं तो वो हट्स में रह रहे थे अभी भी, और वो अपने पास क्या रखा करते थे, कैटल वगैरह रखा करते थे। क्रॉप्स किस तरीके की लगाया करते थे, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे, मस्टर्ड, ये इस तरीके की क्रॉप्स जो है वो लगा करती थी। इम्प्रूव टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स वर यूज टू कल्टिवेशन। क्या हो रहा था, क्योंकि आयरन का एडवेंट हो चुका है तो अब क्या हो रहा था, अलग अलग स्पेशल तरीके के औजार जो है यूज़ किए जा रहे थे। आयरन प्लो को यूज़ किया जा रहा था एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में। ट्रांसप्लांटिंग पैडी शुरू कर दिया था लोगों ने, मतलब एग्रीकल्चर में भी एडवांस कर रहे थे ना, अब सेटल हो गए थे, उनके पास अच्छे औजार भी आ गए थे, तो अब वो एग्रीकल्चर में एडवांस कर रहे थे। पैडी उगाना उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन मेथड से शुरू कर दिया था। मैन्योर की खाद के बारे में इनको पता चलने लग गया था। स्लेव मैन एंड वुमेन, दासा दासी जिसके बारे में हमने बात किया था, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स
हैड टू इंटेंसिव लेबर इन द वर्क फील्ड। अब इन्होंने जो दासा दासी बना लिए थे वहाँ के नेटिव लोगों को, वो फील्ड्स में काम करते थे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लग गई थी, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन हो रही है, मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री वर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पीरियड में शुरू हो गई थी। इस चार्ट में आपको दिखाया गया कि उस टाइम की मेन क्रॉप्स जो थी उनके नाम क्या थे। अगर वीट इस बारे में बोलते हैं तो उसको गोधुमा बोला जाता था, बार्ले अभी बोलते हैं तो उसको यावा बोला जाता था, राइस को विरही बोला जाता था, शुगर केन को इश्कू बोला जाता था। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है। तो ये जो है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इस पार्ट में चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से जो है अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में ट्रांजिशन होता है, किस तरीके से जो है लोग चेंज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। लोग नहीं करते, अपने आप होता है। महाजनपद की फॉर्मेशन होती है, पहले से जनपद हुआ करते हैं, ट्राइब्स हुआ करती थी, अब महाजनपद की फॉर्मेशन होती है। तो इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे पार्ट 2 में। आई होप आपको चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है अच्छे से समझ में आया है, लाइफस्टाइल किस तरीके से डिफरेंट है, क्या क्या नए सिस्टम जो है इस टाइम पर आने लगे हैं। तो हम क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, तो आप जो है अभी जो है मोर ओवर लर्निंग से ज़्यादा जो है आप फोकस करिए, जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि लर्निंग तो आपको हो ही जाएगी, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो मेरी बात सुनते सुनते और दोबारा रिवाइज करते करते आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जानी है। और सेम चीज़ों को हम जो है दोबारा, क्योंकि हम एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते जाएंगे हम सेम चीज़ों को दोबारा से पढ़ते जाएंगे, तो तब आपको ये बाय द टाइम पूरा लर्न हो ही जाएगा। अभी भी मैं यही कहूँगी, अंडरस्टैंडिंग को के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, सिंस ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।